उसको लगना चाहिए कि अगर मैं पानी पीने के बहाने बाहर गया, कुछ ऐसा मिस हो जाएगा कि फिर मिलेगा नहीं। रटना नहीं है, पढ़ाई को जीना है, और जितना आप पढ़ेंगे आप पाएंगे आप उतने समझदार। तकनीक का दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि कोई ना कोई आपको देख रहा है हमेशा। फंस जाएंगे तो परेशान कर देगा, और गलती से कुछ हो जाए तो पेरेंट्स को बता देना है, छिपाना नहीं है। पेरेंट्स ही हैं जो आपको बचा पाएंगे किसी भी ऐसे मामले में, और कोई नहीं बचा पाएगा दुनिया। साल की उम्र तक जब तक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ठीक से विकसित ना हो जाए, इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। कोई दोस्त कितनी भी कोशिश कर ले, उसके उकसावे में नहीं आना है, और अपने ग्रुप में वो व्यक्ति बनना है जो पूरे ग्रुप पर प्रभाव डालता है। और आप बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो जिम्मेदारी बच्चों से ज्यादा अध्यापकों की है, क्योंकि पढ़ाई उतनी रोचक हुई नहीं। बच्चा, मैं सिगरेट पी के अपने फेफड़े खत्म कर लूं, मैं ड्रग्स करके मैं दिमाग खराब कर लूं, ये कैसी दोस्ती है? इसका जवाब क्या है? पक्का दोस्त है तो छोड़ दे। पहले क्या क्या नहीं करना है, 2-3 ऐसी बातें कर लेते हैं। आप लोगों की जो उम्र है और जो युग है, एज है, एज मतलब आपकी एज नहीं, कि जो हिस्ट्री में जो एज चल रही है, इतिहास में जो युग चल रहा है, वो सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के साथ अब जिसको हम बोलते हैं कि आपने शायद नाम सुना होगा, एक होती है वर्चुअल रियलिटी, एक होती है ऑगमेंटेड रियलिटी। आप लोग ने देखा होगा कि AR बेस्ड आजकल वीडियो गेम्स आ गए, जिसमें एक चश्मा हम लगाते हैं, पूरी मशीन लगाते हैं आंखों के आगे, उससे वीडियो गेम खेलते हैं। उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी। और वर्चुअल रियलिटी तो खैर आजकल है ही। हमारे दौर में बच्चों के बिगड़ने के और जिंदगी खराब करने के अवसर कम थे, बहुत कम अवसर थे। हमें कुछ बुरा काम करना होता था ना, तो स्कूल में 3-4 बच्चे योजना बनाते थे कि भाई एक फिल्म देखनी है। 3-4 बच्चे योजना बनाएंगे, अपने अपने घर पे झूठ बोलेंगे, जाएंगे, डरते रहेंगे, और पकड़े गए तो पिटाई होगी, वो सब होता था। आपके जमाने में अपनी जिंदगी को फिसलते हुए देखना बहुत आसान हो गया है। सोशल मीडिया है, मोबाइल आपके हाथ में है, 24 घंटे हाथ में। अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने फैसला किया 4 दिन पहले कि 16 साल तक के बच्चों को सोशल मीडिया पे एक्सेस 0 कर दी है, एब्सोल्युटली 0 कर दी है। मेरा मानना है कि यहां भी होना चाहिए, क्योंकि उस उम्र में बच्चों में इतना विवेक नहीं है कि वो समझ सके कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के एक्सपेरिमेंट के बाद भारत की सरकार भी ऐसा फैसला ले, पर क्योंकि नेपाल में ऐसा हुआ था और नेपाल में दुर्घटनाएं घट गई थी, तो सरकारें डरती भी हैं, तो सही समय पे शायद सरकार को ऐसा फैसला करेगी। मैं तो इस समर्थन में हूं कि ऐसा होना चाहिए। बच्चों को अनकंट्रोल्ड एक्सेस ऑफ सोशल मीडिया नहीं देना चाहिए, पर अभी तो हमारे पास वो एक्सेस है ही। सोशल मीडिया की दुनिया में आप जब वीडियो देख रहे होते हैं, आपका मन चंचल है, उम्र ऐसी है, हार्मोन बदल रहे हैं, माँ बाप से झगड़ा होता है। आज इसके बाद पेरेंट्स के साथ मेरा एक सेशन है, मैं पेरेंट्स को भी कई बातें बताने वाला हूं कि इस उम्र के बच्चों को डील करना वैसा नहीं है जैसा पिछली उम्र के बच्चों को डील करना था। बहुत अंतर आ गया है, उस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि सोशल मीडिया का एक्सेस है, ठीक है, आप उस पर अच्छे वीडियोस भी देखते होंगे, कुछ खराब कंटेंट भी सामने आता ही होगा, देख लेते होंगे। बस ये ध्यान रखना है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी पे कुछ ऐसा नहीं करना है कि जिंदगी हाथ से निकल जाए। मैं आपको 2 एग्जांपल देकर समझाता हूं ताकि बात स्पष्ट हो जाए आपको। और मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, मैं एग्जांपल जानता हूं, रियल एग्जांपल जानता हूं। नाम मैं किसी का बोलूंगा नहीं, क्योंकि किसी की राइट टू प्राइवेसी है, उसकी भी निजता का अधिकार है, तो मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, संकेत से समझाऊंगा क्या क्या होता है। आप जब भी यूट्यूब या टिकटॉक तो खैर अब नहीं है, इंस्टा या कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, अपने फोन से हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि आप कितनी भी हिस्ट्री डिलीट कर रहे हैं उसमें से, उस प्लेटफॉर्म पर आपकी हिस्ट्री कभी डिलीट नहीं होती है। आप कहां कहां गए, आपने क्या क्या देखा, कितने समय के लिए देखा, आपने कौन सी वेबसाइट को सर्च किया, कौन से यूट्यूब चैनल को सर्च किया, कौन से वीडियो को सर्च किया, आप इनकॉग्निटो मोड में देखेंगे, आप हिस्ट्री डिलीट कर देंगे, कुछ भी कर लीजिए, वो डिलीट नहीं होता है। तकनीक के विशेषज्ञों के कंट्रोल में वो हमेशा है कि आपकी पूरी कुंडली खोल सकते हैं। इसी तरह से जब आप कुछ देख रहे हैं तो आपके ही फोन का फ्रंट कैमरा आपको देख रहा है।
हर क्षण रिकॉर्ड हो रहा है कि आपने किस समय क्या देखा, कैसे देखा, आपके चेहरे के भाव क्या थे। जब जब आपको लगे कि मैं सबको धोखा दे सकता हूं, चकमा दे सकता हूं, पेरेंट्स को दे देंगे चकमा, लेकिन डार्क वेब को चकमा नहीं दे पाएंगे। और एक दिन क्या होगा, कोई हैकर सारे अकाउंट्स को निकाल के पब्लिक कर देगा और उसमें आपकी पूरी कुंडली सामने खुल जाएगी। अब मैं इसका एक खतरनाक उदाहरण आपको देकर समझाता हूं, एकदम रियल एग्जांपल है। साल भर में कम से कम 1 लाख बच्चे इसका शिकार होते हैं भारत में। विदेशों की बात नहीं कर रहा हूं, भारत की बात कर रहा हूं। लाखों बच्चे हर साल शिकार होते हैं। बहुत ध्यान रखिएगा इन बातों का। एक इंडस्ट्री है पूरी, क्योंकि साइबर टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत दुष्ट किस्म के लोगों ने अपने उद्यम बना रखे हैं, अपनी कंपनियां बना रखी हैं, विदेशों से ऑपरेट करते हैं। वो क्या करते हैं, कोई छोटा बच्चा है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 साल का बच्चा है, स्कूल में पढ़ता है, वो उसकी हिस्ट्री निकालते हैं कि वो क्या क्या देखता है यूट्यूब पे या बाकी सोशल मीडिया पे। और जैसे ही उनको समझ में आता है कि इस बच्चे को कुछ खास किस्म का इंटरेस्ट है, गलत चीजों का इंटरेस्ट है, वो ये भी निकाल लेते हैं कि ये बच्चा किस समय इंटरनेट पे आता है। आपके पेरेंट्स मान लीजिए सो गए हैं, आप रात को उठ के इंटरनेट देख रहे हैं, छुप के देख रहे हैं, पेरेंट्स से छुप जाएंगे और उन मक्कारों से, उन गिद्धों से, उन चीलों से नहीं छुप पाएंगे। वो गिद्ध बैठे हैं आपको परेशान करने के लिए, घेरने के लिए। उन्हें तुरंत पता लगता है कि ये बच्चा इस समय इंटरनेट पे है। अचानक क्या होगा, आपके फोन या आपके लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप पे एक विंडो खुलेगी और उस विंडो में एक बहुत सुंदर सा व्यक्ति, पुरुष या महिला, मतलब कोई लड़की यूज कर रही है तो पुरुष होगा, लड़का यूज कर रहा तो महिला होगी, वो आपको कोई संकेत भेजेगी कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूं। अब उसका संकेत ऐसा होगा कि बच्चे आमतौर पर रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे और गलती से उसको क्लिक कर देंगे, खोल देंगे। अब वो बच्चा बड़ा खुश है कि एक कोई विदेशी महिला जो उसको बहुत सुंदर लगती है वो सामने उससे बात कर रही है, और बात भी वैसी कर रही है जैसे इस बच्चे का मन कर रहा था बात करने का। उसको ललचा रही है, प्यारी प्यारी बातें कर रही है। ये बच्चा तो बच्चा है, अभी तो उसका बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। जिसको हम बुद्धि कहते हैं ना, हमारे दिमाग का अगला हिस्सा है, उसको बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का पूरा विकास होने की उम्र है 25 साल की। 25 साल की उम्र तक बच्चे का जो बौद्धिक विकास है, मेंटल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा होता है। और 13 से 16, 17, 18 साल के बच्चे को भ्रमित करना, उसे अपने चंगुल में फंसाना सबसे आसान काम है, बहुत आसान काम है। गिद्धों के लिए, जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके लिए बहुत आसान काम है। अब आप उत्साहित होकर बात करने लगेंगे, उधर से बात आ रही है, जवाब आ रहा है, और अचानक क्या होता है, मैं कुछ ऐसी बातें बोल रहा हूं, मतलब प्रिंसिपल साहब मुझे माफ करेंगे लेकिन बोलना जरूरी है मेरे ख्याल से। ये 6ठी 7वीं के जो बच्चे हैं उनको ये पता होना बहुत जरूरी है, वरना पेरेंट्स और बच्चे उन मुद्दों पर बातें नहीं कर पाते जिनमें बात करना बहुत जरूरी है। तो मैं जानबूझ के बात करता हूँ। मैं तो समर्थक हूँ कि स्कूल के 9th क्लास के बाद के बच्चों को सेक्स एजुकेशन कायदे से अच्छे शिक्षकों की मदद से दी जानी चाहिए, ताकि बच्चे स्कूल में ही वो सीख लें कि क्या गलतियां नहीं करनी जीवन में, और ऐसी गलती ना कर बैठे कि जीवन उनके हाथ से निकल जाए। अब वो जो महिला है आपसे बात कर रही है, उसका तो काम है दिन भर में 5-6 बच्चों को फंसाना ही है उसको, तो वो प्यार से बात कर रही है। और बात करते करते उसके कंप्यूटर में 2 विंडोज खुली हुई हैं, एक में आप दिख रहे हैं, एक में वो दिख रही है, और आप बात कर रहे हैं। अचानक क्या होगा, उसके शरीर से कपड़े हट जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे क्या हुआ अचानक। और तब तक 3, 4, 5 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड हो गया जिसमें वो निर्वस्त्र है और आप उससे बात कर रहे हैं। बस इतना ही चाहिए उसको। और वो आपसे बात करने से पहले आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाके आपके पेरेंट्स, आपके सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार, सबका प्रोफाइल निकालते हैं, सबके फोन नंबर निकाल लेते हैं। बहुत आसान काम है। एक अच्छे हैकर को मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं वो सब निकालने में। आप तो कम उम्र के बच्चे हैं, आपको लग रहा है कि ये तो कितनी रहस्यमय दुनिया है, कितनी सुंदर दुनिया है। बस 2 मिनट की बात है। उसके बाद आपके पास एक मैसेज आता है,
और मैसेज ये आता है कि अगर 1 घंटे के अंदर इस बैंक अकाउंट में $100 जमा नहीं किए, ये $200 जमा नहीं किए, तो ये वीडियो तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे भाई बहन, सब रिश्तेदार, सब दोस्तों के अकाउंट में चला जाएगा। और उसके बाद मैं YouTube पे या Facebook पे शेयर करूंगा, तुम्हारे सारे दोस्तों को टैग करके, तुम्हारे पेरेंट्स को टैग करके। और ये बच्चा जो बहुत उत्साहित था, अचानक इसको पता लगता है कि फंस गया है। $200, जिसका मोटा मोटा मतलब है 18,000 रुपए। अगर बच्चा परेशान है, मैं क्या करूं? मैं ऐसे कम से कम 10 रियल इंसिडेंट जानता हूं जिन बच्चों के साथ ये हुआ, उनके पेरेंट्स ने मुझे आके बताया कि ये हुआ। और जब मैंने रिसर्च की, 1 साल में लाखों बच्चों के साथ ये हो रहा है भारत में इस समय। अब वो बच्चा क्या कर रहा है, उसको लग रहा है जान बचाऊं, किसी तरह से दोस्तों को फोन करता है, भैया मैं फंस गया हूं, $200 का जुगाड़ करना है। सब दोस्त मिलके थोड़े पैसे देते हैं, $200 हुए, भेजे, उस रुपया बच गया। जैसे $200 जाते हैं, 1 घंटे बाद मैसेज आता है, अब 1 हफ्ते का समय है, $500। अब बच्चा क्या करेगा? अब एक ही रास्ता है कि पेरेंट्स को बता दे, पेरेंट्स ही बचा पाएंगे। जो पेरेंट्स को बता देते हैं, थोड़ी डांट पड़ती है, कभी कभी थोड़ी पिटाई होती है, लेकिन पेरेंट्स कम से कम बचा लेते हैं। दुख तब होता है जब बच्चे अपने पेरेंट्स को बता भी नहीं पाते हैं। और हर साल कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ऐसी स्थिति में फंसकर अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। लौटने का रास्ता नहीं होता है। इसलिए अपने छोटे भाई बहनों को, विशेष रूप से छोटे भाइयों को एक सलाह देना चाहता हूं, कभी भी इंटरनेट पर किसी भी अनजान व्यक्ति से, चाहे वो कितना भी आकर्षक हो, उससे बात नहीं करनी है। कोई भी अनजान व्यक्ति व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करे आपको, अगर उसका नंबर आपके पास नहीं है, भूल कर भी उससे बात नहीं करनी है। जान पहचान का नंबर हो तब भी कोशिश करनी है कि वीडियो कॉल ना करें। कोई कितना भी उकसाए, वीडियो कॉल पर अपने आप को ऐसे रूप में प्रस्तुत नहीं करना है कि बाद में उसका मिसयूज हो सके, क्योंकि जो आज आपका दोस्त है, कल को दुश्मन हो सकता है, कल को वो हो सकता है कि आपसे फायदा उठाना चाहे। और आज के छोटे बच्चों के सामने सबसे बड़ा क्राइसिस मेरी नजर में इस तरह का है। अभी आपने हाथ ऐसे नहीं किया, इस समय आपको अच्छा लग रहा है सुनने में, तो मैं थोड़ा सा हो रहा है। एक बच्चे ने किया मेरी बात सुनने के बाद, लेकिन 2 दोस्तों ने धमका दिया उसको। ठीक है, जब तक दोस्त धमका रहे हैं इस समय तो ठीक चल रहा है, जब वो चुप होंगे तो मैं खुद ही चुप हो जाऊंगा। ये पहली बात थी कि ऐसी गलती, ऐसा दुस्साहस मत कीजिएगा, वरना चीजें हाथ से निकल जाएंगी। दूसरा क्या नहीं करना है, मैंने आपसे पहले कहा कि 25 साल से पहले आप कितना भी खुद को तोप समझते रहें, आपकी बुद्धि का विकास पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि बायोलॉजिकली ये संभव नहीं है। नेट पे सर्च करना, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या होता है, हमारे दिमाग का अगला हिस्सा होता है, और ये केवल मनुष्यों में विकसित होता है, बाकी पशु पक्षियों में नहीं होता है। मनुष्य इसीलिए मनुष्य है कि उसके पास प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, डेवलप्ड है, जिससे हम तार्किक फैसले करते हैं, निर्णय करते हैं, सोच समझ के होशो हवास से फैसले करते हैं। जब आप 25 साल के हो जाएंगे तो इस बात की संभावना लगभग 0 है कि आप कोई बड़ी गलती करेंगे। आप देख लीजिए, 25 साल के बाद का इंसान बड़ा नापातुला हो जाता है, बहुत सोच समझ के फैसले करता है, भावनाओं में बह के फैसले नहीं करता है, क्योंकि अब उसकी बुद्धि का विकास ठीक से हो चुका है। 13, 14, 15। तो दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं, 25 की उम्र से पहले अंधी भावनाओं में बहकर कोई ऐसा काम नहीं करना है जो इरिवर्सिबल हो। जैसे जब बच्चा 13 साल का होता है ना, तो अपने माँ बाप से विद्रोह करने लगता है। जब तक छोटा बच्चा है, मम्मी का प्यारा होता है, राजकुमार होता है, राजकुमारी होती है, आंखों का दुलारा है, स्कूल से आते ही पेरेंट्स से बात करता है, सब अलग तरीके से चलता है। जैसे ही बच्चे 10 साल के बाद होने लगते हैं, 13 के आसपास ज्यादा, जब वो किशोर होते हैं, टीनेज में आते हैं, जो 7वीं क्लास के आसपास से बच्चे उस अवस्था में आ जाते हैं, और लगभग ग्रेजुएशन के 2nd ईयर तक, 19 की उम्र तक उसमें रहते हैं। इस उम्र का पहला लक्षण ये है कि जब आप बड़े होने लगते हैं
हार्मोन चेंज होते हैं, आपको दो चीजों का एक नया रुझान पैदा होता है। ये दुनिया के हर बच्चे को होता है, सिर्फ आपको नहीं हो रहा, ध्यान रखना है, हर बच्चे को होता है। पहला, उसका ज्यादा मन करता है अपने दोस्तों के साथ रहने का, उनसे बात करने का, और पेरेंट्स से बात करने का उसका मन कम होने लगता है। विशेष रूप से लड़कों के लिए ऐसा कहा जाता है। तो लड़के अपने पेरेंट्स से कम बात करते हैं, राज रखने लगते हैं, छिपाने लगते हैं, दोस्तों में खूब बातें करते हैं। गैंग एज एक शब्द चलता है इस उम्र के लिए। एक गैंग बन जाती है 3-4 बच्चों का, आपस में वो खूब रोचक बातें करते हैं। उनको लगता है कि ऐसी बातें संसार में पहली बार वही कर रहे हैं, जबकि हर पीढ़ी के लोग कर रहे होते हैं और हर 4 कदम पे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं लोग। इस गैंग एज में दोस्तों का हमारे ऊपर असर बहुत ज्यादा होता है। इसको पीयर प्रेशर कहते हैं। पीयर प्रेशर का मतलब है, अगर दोस्तों ने कह दिया है तो एक काम करना है, भाई तूने कह दिया, हो गया, जो भाई कहेगा वो होगा। ये वाला जो तेवर होता है, इसको बोलते हैं टीन एज में या गैंग एज में इस तरह का व्यवहार होता है। इस उम्र में माँ बाप कोशिश करते हैं बच्चों को सिखाने की, उनको पता है कि बिगड़ने की उम्र यही है। और जब माँ बाप सिखाते हैं तो बच्चे नफरत या इरिटेशन के भाव से उनसे बात करते हैं, नाराज होते हैं। उनको अपनी आजादी बहुत पसंद होती है, वो चाहते हैं कि उनकी आजादी के बीच में कोई हस्तक्षेप ना करे, पेरेंट्स भी ना करें। तो पेरेंट्स की अपनी मजबूरी है, वो बेचारे सिखाएंगे ही। उनको चिंता है कि बच्चा बर्बाद ना हो जाए, और बच्चे को आजादी पसंद है तो बच्चा नाराज होगा, लाजमी, दोनों बातें लाजमी है। मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको वो ये है कि इस उम्र में जो चीज सबसे ज्यादा नुकसान करती है वो है पीयर प्रेशर, दोस्तों का दबाव। और अगर आपके ग्रुप में 3-4-5 बच्चों के ग्रुप में, और हर 4-5 बच्चों के ग्रुप में 1-2 बदमाश होते ही होते हैं, आपके ग्रुप में भी कोई ना कोई होगा ही होगा, तो वो आपको कभी कहेंगे कि अरे आज हम सिगरेट पिएंगे, आजा तू भी आजा। अब आपको बचपन से घर में सिखाया गया कि स्मोकिंग नहीं करनी है, पेरेंट्स ने भी सिखाया है, आपको भी समझ में आता है कि स्मोकिंग करना बुरी बात है, लंग्स खराब करने वाली बात है, क्यों स्मोकिंग करेंगे भाई। पर दोस्त आपके बड़े अच्छे लगते हैं आपको, और दोस्त आपका मजाक बनाएंगे, उसके बाद कहेंगे अरे ये तो बेबी है, बेबी, ये तो बच्चा है, दूध पिएगा, ये बड़ा नहीं हुआ है, मर्द तो हम हैं जो सिगरेट पीते हैं। ये सब कह कह के आपको उकसाएंगे कि स्मोकिंग कर लो। दोस्त ऐसे ही होते हैं, गंदे होते हैं कई मामलों में, घटिया होते हैं कई मामलों में। पर जो गंदे वाला दोस्त है उसमें कॉन्फिडेंस आमतौर पर सबसे ज्यादा होता है। जो ठीक बच्चा है उसमें कॉन्फिडेंस प्रायः कम रहता है। एक शायर ने बड़ी गहरी बात कही थी, बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं है, शरीफों की चुप्पी खतरनाक है। जो शरीफ बच्चे होते हैं चुप रह जाते हैं, बदमाश बच्चे इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, अरे दम है तो आजा, मर्द है तो आजा, बड़ा हो गया तो आजा, तू तो बच्चा है, तू तो ये है, तू तो वो है। अब इन सबके सामने खुद को साबित करने के लिए बेचारा बच्चा सिगरेट पी लेता है। फिर एक दिन वही दुष्ट बोलता है, अरे सिगरेट में क्या मजा है, मजा तो और बड़ी चीज में है। फिर वो कुछ नशे की चीज ले आता है, गांजा ले आता है, कुछ और ले आता है। आजकल देश के हर शहर में चीजें मिल जाती हैं, और बच्चों में ये टेंडेंसी, मेडिकल स्कूल के कुछ लोगों से बात चल रही थी, मुझे पता लगा कि यहाँ भी चिंता की बातें ऐसी हैं। हर देश, मतलब हर देश में तो है, भारत के हर राज्य, हर शहर में ये बातें चिंता की आजकल है। और जैसे मैं सुनता हूँ कोई बच्चा ड्रग्स के आसपास गया है, मुझे वही एग्जाम्पल याद आता है। ये छोटी सी तकनीक है, इसको ड्रोन कहते हैं, कोई खास बात इसमें नहीं है। आप सब इससे बड़ी तकनीकों के साथ खेलने वाले बड़े हो गए, बहुत सामान्य तकनीक है। एक छोटा सा हेलीकॉप्टर है, कैमरा लगा हुआ है, इतना मामला बस है ना, उसको तनाव मत लीजिए। बम नहीं है आपके ऊपर, बम नहीं करने वाला है, छोटी सी बात है। युद्ध होता तो बम भी इससे आता, अभी तो सेशन है तो इसमें केवल कैमरा है। और जैसे मैं सुनता हूं कि कोई बच्चा ड्रग्स के नजदीक चला गया है, मुझे वही घटना याद आती है अपने ही एक बचपन के दोस्त की, जिसने ड्रग्स के प्रभाव में अपने माता पिता, अपने बड़े भाई, अपनी दादी, सबका कत्ल कर दिया था। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, अगर मिलेगा तो मैं पूछूंगा उससे कि इतना करने के बाद गिल्ट फीलिंग से, अपराध भावना से, पाप की भावना से कैसे जिंदा रह पाता है। जिन सबने आपको जीवन दिया, आप उनका जीवन छीन लें, उसके बाद कोई सांस कैसे ले सकता है। हर समय अपने आप से नफरत होती है इंसान को। और दुख की बात है कि जब उसने ये किया होगा
वो अपने आपे में नहीं होगा, अपने नियंत्रण में नहीं होगा, बुद्धि उसके हाथ में नहीं होगी उसकी, और सिर्फ इसलिए कि जब हम कोई नशा कर लेते हैं हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। मेरा मानना है कि कोई भी बच्चा अपने आप शौकीन नहीं होता सिगरेट पीने का, वेपिंग करने का, शराब पीने का या ड्रग्स करने का। वो इसलिए करता है कि उसके ग्रुप में कोई उस पर दबाव डालता है, पीयर प्रेशर होता है। तो बच्चों, मैं आपको इतना संकेत कर रहा हूं, मैं भी आपके दौर में था, हमारे भी दोस्तों ने ऐसी कई चीजें की ही थी। मेरा अपना तरीका बड़ा सिंपल सा था। जैसे मुझे कोई बोलता था कि भैया अपनी क्लास के जितने मर्द हैं आज सिगरेट पिएंगे, तुम भी मर्द हो तो आ जाओ, दबाव तो हो ही जाता है बच्चों में। तो मेरा एक ही सेंटेंस था कि हम वो हैं जिन्हें मर्द होने के लिए सिगरेट नहीं चाहिए। जो सिगरेट पी के मर्द होते हैं वो सिगरेट पिए, हम वैसे ही मर्द हैं। क्यों दबाव में आना है? कोई कहे कि दम है तो शराब पी के दिखा, आप कहो दम है तो छोड़ के दिखा। क्यों पी के दिखा? मैं शराब पी के अपने आप को खत्म कर लूं, मैं सिगरेट पी के अपने फेफड़े खत्म कर लूं, मैं ड्रग्स करके अपना दिमाग खराब कर लूं, ये कैसी दोस्ती है? पक्का दोस्त है तो ड्रग्स कर हमारे साथ। इसका जवाब क्या है? पक्का दोस्त है तो छोड़ दे। तेरी दोस्ती के लिए मैं नशा करूं, मेरी दोस्ती के लिए तो छोड़ नहीं सकता। दम इसमें है कि आप अपने दोस्तों को गलत चीजों से दूर कर सके, न कि इसमें कि उनके उकसावे में आके बहक जाए। नहीं बहकना है, वापसी संभव नहीं है। एक बार गए तो जिंदगी हाथ से निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, और जिंदगी भर कहते रहेंगे कि बस एक गलती हुई थी, बस एक गलत कदम उठा था राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। मंजिल ढूंढती रहेगी, आप मिलेंगे नहीं उसके आसपास भी। 25 की उम्र से पहले अगर कभी किसी के साथ दोस्ती हो भी जाए, प्रेम हो भी जाए, तो बड़े बड़े वायदे नहीं करने हैं, शादी ब्याह नहीं करना है, पहले करियर सेट कर लेना है, उसके बाद उन सब चीजों में उलझना है। क्योंकि आज जिस तरह कंपटीशन है उसमें चल नहीं पाएगा कि अब दो नावों में सवार हो जाएं। पहले हो जाता था, कंपटीशन कम था, आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जितना हो सके भावनाओं पर काबू रखिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। हो सकता है आप कॉलेज में जाएं, दोस्ती हो, अच्छे दोस्त बन जाएं, बाद में मन हो कि हम दोनों जीवन साथ में गुजारें, ठीक है, लेकिन हड़बड़ी भी नहीं, आराम से कि ठीक है पहले करियर सेट हो जाए फिर सोचेंगे। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ कि आईएएस की तैयारी कर रहे थे, लड़का भी लड़की भी, दोनों ने प्रेम किया, वायदे कर लिए, उनमें से एक आईएएस बन गया, एक नहीं बन पाया। अब जो बन गया उसके जीवन के मूल्य बदल गए, उसके पेरेंट्स ने दबाव डाला, उसने छोड़ दिया, दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन में जिंदगी भर परेशान होता रहा। क्यों ये सब करना है ना? एक कठिन प्रतिस्पर्धा के दौर में आप हैं, तो अपने आप को संभाल लेंगे कुछ समय, तो उसके बाद पूरी जिंदगी की सब सुख सुविधाएं आपके पास रहेंगी। तो नहीं संभाल पाएंगे तो मुश्किल होगा। दो बातें मैंने आपसे कही, एक सोशल मीडिया के दौर में तकनीक का दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि कोई ना कोई आपको देख रहा है हमेशा। फंस जाएंगे तो परेशान कर देगा, और गलती से कुछ हो जाए तो पेरेंट्स को बता देना है, छिपाना नहीं है। पेरेंट्स ही हैं जो आपको बचा पाएंगे किसी भी ऐसे मामले में, और कोई नहीं बचा पाएगा दुनिया में। दूसरी बात मैंने आपसे क्या कहा, 25 साल की उम्र तक जब तक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ठीक से विकसित ना हो जाए, इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। कोई दोस्त कितनी भी कोशिश कर ले उसके उकसावे में नहीं आना है, और अपने ग्रुप में वो व्यक्ति बनना है जो पूरे ग्रुप पर प्रभाव डालता है, और आप जो चाहते हैं वो आपके ग्रुप के लोग करते हैं, बाकी काम नहीं करते हैं। अब आते हैं इस तरफ कि क्या करना है। पढ़ाई करते हैं तो अच्छी बात है, पढ़ाई करना अच्छा है, पढ़ेंगे तो हमेशा फायदे में रहेंगे। सच बात यह है कि आप जिस दौर में हैं, आपने एआई का जिक्र सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र सुना होगा। हम आजकल इससे रोज जूझ रहे हैं। हमारी एक टीम है जो एआई पे ही काम करती है और काफी अच्छा काम करती है। एआई से पहले जितनी तकनीकें आई हैं उन्होंने मनुष्यों की क्षमताएं बढ़ाई हैं, सीमित मात्रा में मनुष्यों की नौकरियां छीनी हैं। एआई दुनिया के इतिहास की पहली तकनीक है जो हो सकता है कि हम सबकी नौकरियां छीन ले आगे चलकर, ये संभव है। मैं अभी विस्तार में एआई पे नहीं जा रहा हूं, एआई पर हम लंबी बात कभी कर सकते हैं, लेकिन
संकेत ऐसे हैं कि अगले 10-15 साल में चीजें बहुत बदलने वाली हैं। कम से कम सामान्य किस्म की नौकरियां लगभग सारी छिन सकती हैं, ये संभव है। इसलिए आप आज जो भी पढ़ रहे हैं ये मान के चलिए कि आज से 10-15 साल के बाद एआई वही काम आपसे बेहतर कर लेगी। एलन मस्क को आप जानते हैं, उसने हाल ही में क्लेम किया है कि जो ग्रोक 5 उसका एआई बॉट आया है वो दुनिया के सारे पीएचडी स्कॉलर्स के सम्मिलित दिमाग से ज्यादा ताकतवर है। इतनी फास्ट और एक्टिव होती है। और मैं अंतिम बात ये कहूंगा, मैंने तो स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं डिबेटिंग करता था स्कूल में, कॉलेज में मैंने खूब डिबेट्स की हैं और डिबेट करते हुए मुझे जरूरत नहीं पड़ती थी कि मैं कागज हाथ में लेके जाऊं। जैसे मैं आज भी आराम से बोल रहा हूँ, मतलब बहुत सामान्य हो गया क्योंकि अभ्यास बहुत सारा हुआ। मैंने एक बात पे बहुत गौर किया, चाहे स्कूल की बात हो चाहे कॉलेज की बात हो। जब तक मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने ग्रेजुएशन खत्म होने तक सीरियस पढ़ाई नहीं की। मैं 16.5 की उम्र में दिल्ली विश्वविद्यालय में चला गया था, 19.5 की उम्र में ग्रेजुएट हो गया था। बीए ऑनर्स मैंने हिस्ट्री विषय में वहां से किया, बहुत कम पढ़ के किया। मैं स्कूल में कम पढ़ता था, हालांकि मैं 12वीं क्लास का टॉपर था, अपने जिले का टॉपर था। हरवासी जी मेरे टीचर थे और इकोनॉमिक्स भी उसका एक हिस्सा स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाते थे। और मैं बिना संकोच के बता रहा हूँ कि 12वीं क्लास के प्री बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स में मेरे 100 में से 19 नंबर थे प्री बोर्ड में, और बोर्ड एग्जाम में उसी विषय में 100 में से 81 नंबर थे और जिले में हाईएस्ट मार्क्स थे। मेरी आदत थी कि कम दिन पढ़ के 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन पढ़ के काम चला लेता था, क्योंकि मुझे भरोसा था कि ये काम 10 दिन में हो जाएगा, मैं पूरा साल क्यों खराब करूं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप भी ऐसा करें, अच्छी बात नहीं है। मैंने ग्रेजुएशन भी ऐसे ही की, 3 दिन 4 दिन पढ़ता था, नंबर आ जाते थे, काम चल जाता था। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद जब मैंने आईएएस का एग्जाम देने का सोचा, मैं 19.5 साल का था, 21 साल के बाद आप आईएएस एग्जाम दे सकते हैं, तब मैंने पढ़ना शुरू किया पहली बार। और मुझे पढ़ने में इतना सुख मिलने लगा। पहले अटेम्प्ट में मेरा आईएएस में सिलेक्शन हुआ, जो मेरे जैसे दुष्ट बच्चे के बारे में कोई सोच नहीं सकता था। मेरे अध्यापक भी शायद कल्पना नहीं कर सकते होंगे कि मैं उस एग्जाम में पास हो जाऊंगा, और मेरा पहले प्रयास में सिलेक्शन हो गया था। तब मैं सिर्फ 22 साल का था। वो अलग बात है कि नौकरी मुझे रास नहीं आई और मैंने आग का गोला कूदा ही हुआ था, तो मैंने एक आग का गोला और कूदा, डिजाइन कर दिया। लेकिन जो बताने की बात है वो ये, जिस दिन से मैंने पढ़ना शुरू किया मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में पढ़ने से ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं है। और आज अगर आप मुझसे पूछे कि मैं क्या करता हूं, मेरा मुख्य काम है पढ़ना, खाली समय में नौकरी करता हूं। मुझे बस चले मेरा तो मैं आज भी रोज कम से कम 7-8 घंटे पढ़ने का प्रयास करता हूं। क्या पढ़ता हूं? कुछ भी, कोई भी विषय पढ़ता हूं। जो नया विषय सामने मिलता है पढ़ना शुरू कर देता हूं, क्योंकि मैंने पाया है एक किताब पढ़ने का मतलब होता है किसी व्यक्ति के जीवन के 30, 40, 50 साल के सार को समझ लेना। पढ़ने से सुंदर कुछ नहीं है जीवन में। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, दुष्ट विद्यार्थी से पढ़ाकू व्यक्ति बनने की यात्रा के बाद बता रहा हूं। इसलिए जब जब क्लास में कुछ पढ़ाई हो, बस पढ़ाई को एंजॉय करना है, ये समझना है कि ये मेरे काम कैसे आएगी। हिस्ट्री इसलिए नहीं पढ़ना है कि नंबर लें, हिस्ट्री इसलिए पढ़ना है कि कोई भी व्यक्ति अपने वर्तमान को समझ ही नहीं सकता अगर उसे ये ना पता हो कि हमारा इतिहास कैसा था। इतिहास हमें आज का समय समझने के लायक बनाता है। भूगोल याद नहीं करना है, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड याद नहीं करना है, समझना है कि लॉन्गिट्यूड ना हो तो समय का अंतराल कैसे होगा, लैटिट्यूड ना हो तो सर्दी गर्मी का अंतराल कैसे होगा। जब आप इस बात को समझेंगे कि भिवानी में ठंड क्यों ज्यादा होती है सर्दियों में, या गर्मी क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि इतने लैटिट्यूड पे है, और कश्मीर का लैटिट्यूड इससे अलग है इसलिए वहां सर्दी ज्यादा होती है, और साइबेरिया में और ज्यादा, ग्रीनलैंड में और ज्यादा होती है, और अफ्रीका में लोग काले क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वहां गर्मी बहुत ज्यादा है, वो भूमध्य रेखा के नजदीक रहता है। जब आप ऐसे समझेंगे तो पढ़ने का मजा आएगा। जब आपको ये समझाए कि भाई अमेरिका में इस समय इतने बजे, यहाँ इतने बजे, क्यों इतने बजे हैं, लॉन्गिट्यूड समझना है कि लॉन्गिट्यूड्स में समय को बांटा गया है, और इसलिए इस समय ऑस्ट्रेलिया में इतने बजे होंगे, अंदाजा करना है।
कोई आपसे पूछे कि यार ये बताओ, अंदाजे से बताओ कि सब